नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के कुछ करंट अफेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। यहाँ पर जो कई सारे टॉपिक हैं वो उनसे आपको मेंस में सवाल पूछे जा सकते हैं। इन पॉइंट को आप अपने आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं, मेंस में भी। ठीक है। हमने आपके लिए जो पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी है वो ख़त्म कर दिया है, इसकी लास्ट क्लास है। और इसके पहले जो ज्योग्राफी है वो हमने सारा आपके लिए कवर कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से। भारत का जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है वो पूरी दुनिया में 4th लार्जेस्ट है। हमारा जितना भी एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है उसका 36% मतलब करीब 136 गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्स हैं उससे हम लोग पैदा करते हैं। ठीक है। ये जो ग्रोथ हुई हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज में वो दुनिया में सबसे तेज़ हुई है। मतलब कि चाइना भी ग्रो कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि कार्बन एमिशन कम करना है। कार्बन एमिशन क्यों कम करना है? क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम करनी है। पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो हमारा जो INDC है, मतलब कि जो हमें CO2 एमिशन कम करने हैं उसको टारगेट को पूरा करने के लिए हमें करना होता है। 2022 तक भारत का जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो 220 गीगावाट तक चला जाएगा। हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ लोकल स्तर पर भी कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं चलाए जा रहे हैं। जैसे कि एक हमारे यहाँ कुसुम स्कीम है। कुसुम स्कीम के अंतर्गत जो किसान है वो अपने खेतों में सोलर पैनल लगा सकते हैं और जो बिजली है वो पैदा कर सकते हैं। जितना बिजली वो लोग यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे, बाकी जो फालतू बिजली बच गई उसको वो लोग बेच सकते हैं ग्रिड में। ठीक है। अब भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं इस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। सबसे पहला है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें क्या जाएगा कि जो कंपनी सोलर मॉड्यूल बनाती हैं उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो भारत में ही सोलर मॉड्यूल ज़्यादा बनाएं, हमें ज़्यादा इंपोर्ट ना करना पड़े। इससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है कम होगा, करेंट अकाउंट डिफिसिट हमारा कम होगा और जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर हमारा डिपेंडेंस है वो बढ़ेगा। मतलब जो बाहर है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। दूसरा सृष्टि स्कीम। यहाँ पर जो रूफ टॉप है, मतलब कि कई सारी बिल्डिंग्स हैं, कई सारे घर हैं, वहाँ पर छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके बाद हमारा एक पुराना स्कीम है नेशनल सोलर मिशन। इसके अंतर्गत जो सस्टेनेबल ग्रोथ है सोलर एनर्जी का वो प्रमोट किया जा रहा है। जो गांव हैं वहाँ पर सोलर से चलने वाले जो टूल्स हैं वो दिए जा रहे हैं, जैसे कि लालटेन हो गया, सोलर बैटरी, सोलर पैनल, वो सब दिए जाते हैं सब्सिडाइज रेट पर हमारे किसानों को। ठीक है। अब यहाँ पर मेनली 2 तकनीक होती है जो काम करती है। सबसे पहला है सोलर फोटोवोल्टेइक। सोलर फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी में जो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट है वो काम करता है। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वैसे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसके पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी खोजी थी, मगर आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला नोबेल पुरस्कार, उनको फोटोवोल्टेइक जो इफेक्ट है उसके लिए मिला है। इसमें होता क्या है, एक प्लेट होता है। इस प्लेट में आपके चार्ज होते हैं, फ्री चार्ज होता है। जब सूर्य का प्रकाश इस प्लेट पर पड़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो इमिट होता है। वही फ्री इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और नीचे जो होल होते हैं, होल मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, वो करंट कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट है उसका यूज़ किया जाता है। अच्छा ध्यान सुनना, पहले होता क्या था कि इलेक्ट्रॉन का उस समय खोज नहीं हुआ था, तो हम लोग ये मानते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो जिस दिशा में जाएगा वही करंट की दिशा होगी। समझ गए? तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा हम लोग उस डायरेक्शन को करंट का चार्ज मान लेते हैं, मतलब करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं। मगर बाद में देखा गया कि जो करंट है वो क्या है, करंट इज़ द मूवमेंट ऑफ, करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के फ्लो का होता है उसका उल्टा हम लोग करंट का चार्ज मानते हैं, मतलब करंट डायरेक्शन मानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस दिशा में तो हमारा करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा होगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस दिशा में फ्लो हो रहा होगा। समझ के बाद तो हम लोग करंट का डायरेक्शन मानते हैं उस दिशा में जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, या फिर
इलेक्ट्रॉन के दिशा के उल्टी दिशा में। समझ गए बात। अगला है कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर। यहाँ पर क्या जाता है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं। ये जो रिफ्लेक्टर है वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है और इसके ऊपर केंद्रित करता है, ठीक है ना। यहाँ से जो पाइप्स होता है वो गर्म होता है और पाइप गर्म होकर के जो आपका स्टीम होता है उसको बनाता है, मतलब कि भाप बनाता है, और उस भाप से बिजली पैदा होती है डायनामो घुमा करके। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश यूज़ किया जाता है पानी गर्म करने के लिए, भाप बनाने के लिए, और ये जो पानी है, जो भाप है, वो आगे चल करके डायनामो को घुमाता है और वो बिजली पैदा करता है। समझ के बात। अगला हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी। कई सारी कंपनी जैसे कि एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एक्मी सोलर, ग्रीनको, ये सभी हाइड्रोजन को कॉमर्शियल स्केल पर यूज़ करने का सोच रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर एज अ करियर ऑफ एनर्जी। यहाँ पर हाइड्रोजन को अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी में अगर आप हाइड्रोजन मिला देंगे तो इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है, क्वालिटी इस फ्यूल की और इम्प्रूव हो जाती है। हाइड्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में अच्छी खासी मात्रा में मौजूद है, वो पानी में मौजूद है, H2O में। जब आप पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन पैदा होता है। हाइड्रोकार्बन जैसे कि मेथेन में भी हाइड्रोजन है, जहाँ से हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन एक एनर्जी कैरियर होता है जिसके ज़रिए हम लोग एनर्जी को मूव कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। जब आप हाइड्रोजन को जलाएंगे, मतलब कि इसको अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो पानी का मॉलिक्यूल बनता है और जो हीट है ना वो निकलता है। क्या निकलता है? हीट और पानी, बस दो ही से पैदा होता है, मतलब कि ये नॉन पोल्यूटिंग है। हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो पोल्यूशन पैदा नहीं करता, मगर ये हाइड्रोजन पैदा करने के लिए पोल्यूशन पैदा करना पड़ता है। समझ गए? हाइड्रोजन बनाने के लिए, मतलब फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन यूज़ करोगे ना, तो उसके लिए करना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर जो फर्टिलाइज़र प्लांट है वहाँ पर बनाया जाता है, तो उसमें CO2 इमिशन होता है। तो इट इज़ नॉट रियली क्लीन फ्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन को बनाने में ही कार्बन इमिट हो रहा है। समझ के बाद इसका एबंडेंस बहुत ज़्यादा है, हाई एनर्जी डेंसिटी है, मतलब कि छोटे से हाइड्रोजन के अमाउंट में हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी मिलता है। कभी कभी हमारे लिए ये घातक भी होता है। हाइड्रोजन का जो टैंकर है अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, तो इसको स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में एक बड़ा चैलेंज आता है। ये नॉन पोल्यूटिंग तो वैसे है, इसको पोल्यूट कर मतलब उसको मतलब पैदा करना पोल्यूटिंग है, वैसे एज अ फ्यूल ये नॉन पोल्यूटिंग है। अब ये 3 तरह का हमारे यहाँ हाइड्रोजन पाया जाता है। सबसे पहला है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जिसको पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा पैदा किया जाता है, मगर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। जैसे कि कोयला जला करके बिजली पैदा नहीं करेंगे, जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, वो सब हम लोग यूज़ करेंगे ताकि ओवरऑल इन्वायरमेंट पर कोई प्रभाव ना पड़े। हाइड्रोजन तो जैसे कि ये तो क्लीन फ्यूल है ही, जो बिजली पैदा कर रहे हैं हम लोग वो भी एक क्लीन फ्यूल रहेगा। ग्रे हाइड्रोजन, यहाँ पर फॉसिल फ्यूल जला करके हम लोग जो हाइड्रोजन है वो पैदा करते हैं। ब्लू हाइड्रोजन में जो नेचुरल गैस है वो जला करके हम लोग जो ये हाइड्रोजन है वो पैदा करते हैं, ठीक है ना। जला के मतलब क्या? जला के मतलब बिजली बना के उसका इलेक्ट्रिसिस करते हैं, ठीक है ना। बिजली बनाते हैं, नेचुरल गैस जला करके जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनाते हैं, और इस बिजली के द्वारा इलेक्ट्रोलिसिस करके हम लोग हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो स्टीम मेथेन फॉर्मिंग, पार्शियल ऑक्सीडेशन, कोल गैसिफिकेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस, पायरोलिसिस, इन सब तरीकों से किया जाता है। इसको कंप्रेस्ड गैस के रूप में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, टैंक में स्टोर कर सकते हैं, या फिर बहुत ही कम तापमान पर क्रिप्टो कंप्रेस्ड टैंक में हम लोग कायरो कंप्रेस्ड टैंक में हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। इसको हम लोग लिक्विफाइड फॉर्म में भी, मतलब गैस को ज़्यादा कंप्रेस करोगे ना तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि आपका LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
तो वो लिक्विड फॉर्म में ही तो है, वो निकलता है तो गैस बन जाता है। इसको हम लोग थोड़ा सा और प्रेशर देंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने का कई सारा तरीका है, या तो उसको आप टैंकर के ज़रिए ट्रांसपोर्ट कीजिए, या तो आप पाइपलाइन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट कीजिए, कंप्रेस्ड गैस ट्यूब में ट्रांसपोर्ट कीजिए, ट्रक के ज़रिए, या जो हाई डेंसिटी एनर्जी कैरियर हैं उनके ज़रिए आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या तो आप सीएनजी में हाइड्रोजन मिला दीजिए, ब्लेंड कर दीजिए और इसको यूज़ कीजिए एनर्जी के लिए। क्या क्या इसका इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन का? फ्यूल सेल का जो बैटरी होता है उसमें फ्यूल सेल जो होता है ना, उसके ज़रिए हम लोग जो गाड़ियाँ होती हैं चला सकते हैं। जो हल्की गाड़ियाँ हैं वो हाल फिलहाल में चला पा रहे हैं हम लोग, मगर जो हैवी व्हीकल है जैसे कि ट्रक हो गया, बस हो गया, उसको चलाने के लिए हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्यूल सेल चाहिए होगा, तो वो डेवलप करना पड़ेगा। हाइड्रोजन हाइब्रिड व्हीकल पावर जनरेशन में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में और रिफाइनरी में, इन सभी इंडस्ट्री में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारा हाइड्रोजन है वो ग्लोबली 76% जो है वो जो आपका नेचुरल गैस है उससे प्रोड्यूस होता है। मतलब कि 76% हमारा जो हाइड्रोजन है वो ब्लू हाइड्रोजन है। क्या है? वो ब्लू हाइड्रोजन है जो कि नेचुरल गैस से पैदा होता है। 23% है ग्रे वाला जो कि कोयला है उससे पैदा होता है, और जो बच गया वो आपका इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है ना वो क्लीन उससे पैदा होता है। इसको कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम रिफाइनरी में और केमिकल इंडस्ट्री में। जो क्लोरा अल्कलाई इंडस्ट्री है वहाँ पर ये बाय प्रोडक्ट के रूप में ये पैदा होता है। समझ के बाद तो ये खास बातें हैं हाइड्रोजन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार सवाल पूछ चुका है और आगे भी सवाल पूछ सकता है, इसीलिए हम इसको कवर कर रहे हैं बेहतरीन ढंग से। ये जो हाइड्रोजन का फ्यूल सेल सिस्टम है, यहाँ पर हम करते क्या हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हम फ्लो करवाते हैं। क्या करवाते हैं? हाइड्रोजन जो है वो हम फ्लो करवाते हैं। हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, H+, और जो इलेक्ट्रॉन था वो इस दिशा में फ्लो हो जाता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन सर्किट से फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण जो बिजली है वो पैदा हो जाता है, और यही बिजली को इस्तेमाल किया जाता है रन करने में व्हीकल्स को। समझ के बात? और यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है और जो ऑक्सीजन है वो मिलकर के पानी का निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है, और यहाँ पर ये इमिट हो जाता है। मतलब कि जो H2O है इट इज़ द ओनली प्रोडक्ट जो बनता है आपके हाइड्रोजन फ्यूल सेल में। समझ गए बात? तो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बिजली बनाने के लिए। हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बिजली बनाने के लिए, और इसको छोटे व्हीकल में जैसे कि कार हो गया इन सब को चलाने में, और जो छोटे लैपटॉप्स हैं, फ़ोन हैं, इनको चलाने में। मगर जो हैवी ड्यूटी जो व्हीकल जैसे कि बड़े बड़े ट्रक हो गए उनको चलाने में थोड़ा सा अभी समस्या है, मगर चला लेते हैं उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब कमर्शियल स्केल पर चलाने में थोड़ा सा उसको और डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर है? तो फ्यूल सेल होता क्या है? फ्यूल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो बिजली बनाता है हाइड्रोजन गैस का यूज़ करके केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता है जो चार्ज पार्टिकल को कैरी करता है। देख रहे हो ये आपका ये हाइड्रोजन आयन को कैरी करता है, और जो आपका चार्ज है वो ऊपर सर्किट में दौड़ करके करंट पैदा कर लेता है। ठीक है? चलिए, अब इसका बेनिफिट क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल की खास बात यह है कि इसमें पोल्यूशन नहीं होता, केवल वाटर वेपर इमिट होता है, केवल पानी ही इमिट होता है, और कुछ मात्रा में जो हीट बन रहा होता है वो इमिट होता है। हमको इसको बार बार रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये है कि जब तक आप हाइड्रोजन का सप्लाई करेंगे आपका बैटरी चलता रहेगा, आपकी गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है? मतलब कि जब तक हाइड्रोजन है, जब तक ऑक्सीजन है, तब तक वहाँ पर बिजली पैदा हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है। कोई नॉइज़ नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता बिजली बनाने में। लिमिटेशन क्या है? जो कैटलिस्ट है प्लैटिनम वो बहुत ही महंगा आता है, तो फ्यूल सेल भी महंगा आता है। जो इक्विपमेंट है बनाने के लिए वो महंगा आता है। हाइड्रोजन गैस को स्टोरेज मतलब
करने में समस्या आती है क्योंकि ये काफ़ी हाई एनर्जी डेंसिटी का फ्यूल है। हाइड्रोजन गैस काफ़ी हाई एनर्जी डेंसिटी का फ्यूल है। छोटे मात्रा में भी इकट्ठा करने से मतलब अगर वो उसका ब्लास्ट होता है तो बहुत बड़ा जो लॉस है वो होता है। मेंटेनेंस का इशू, क्योंकि वहाँ पर क्रोजन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब मेन समस्या है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से संबंधित। अगला हमारा टॉपिक है सीएनजी में हाइड्रोजन का एनरिचमेंट, हाइड्रोजन का ब्लेंडिंग। किया क्या जा रहा है कि जिस तरह से हम लोग पेट्रोल में, डीजल में एथेनॉल मिला रहे हैं अपना नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत, वैसे ही जो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन की मिक्सिंग कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन एनर्जी कैरियर होता है जो कि इंटरनल कंबशन इंजन में, मतलब वो इंजन जो पेट्रोल डीजल चलता है हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, टरबाइन में यूज़ होता है, वहाँ पर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। HCNG हाइड्रोजन और सीएनजी का मिश्रण होता है जहाँ पर 18% कंसंट्रेशन आपका हाइड्रोजन का होता है। मतलब कि अगर 100 ml आपका HCNG है तो 100 में से 18 ml हाइड्रोजन होगा और बाकी जो आपका 82 ml है वो आपका CNG होगा। ठीक है, और CNG में मेनली मेथेन पाया जाता है और हाइड्रोजन वाला जो CNG है ना वो बहुत ही कम पोल्यूटेंट पैदा करता है, जैसे कि CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर है, वो बहुत ही कम पोल्यूटेंट निकलता है पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंटरनल कंबशन इंजन के मुकाबले। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है हाइड्रोजन वाला CNG का? कन्वेंशनल CNG मतलब जो पहले वाला CNG था उसके मुकाबले आपका इमिशन कम होता है, 70% कम इमिशन होता है। हाइड्रोजन से ज़्यादा सेफ है। क्यों सर? क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा ज्वलनशील है, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी का फ्यूल है। क्लियर बात है। अब जो वर्तमान CNG का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइन है, स्टोरेज फैसिलिटी है, हम लोग उसी को यूज़ कर सकते हैं। हमें कुछ नया काम नहीं करना, हमें गाड़ी के इंजन में भी कोई खास बदलाव नहीं करना है, जो है वहीं से चल जाएगा, उसमें बस हाइड्रोजन मिलाने की ज़रूरत है, कोई भी इंजन मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो फ्यूल का एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है, मतलब कि ज़्यादा दहन होता है, ज़्यादा कंबशन होता है और कम फ्यूल में ही हमको ज़्यादा टाइम हमारे जो एनर्जी वो मिलता है। अब चैलेंज क्या है? सबसे पहला चैलेंज ये है कि हम CNG में कितना हाइड्रोजन मिलाएं, कितना हाइड्रोजन ऑप्टिमम होगा, मतलब कि कहाँ तक मिलाएं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा हमको। दूसरा, स्टोर करने का, सप्लाई करने का समस्या है, ब्लेंडिंग करने का समस्या है और CNG से ज़्यादा महंगा होता है हाइड्रोजन वाला CNG। जो पुराना CNG है उससे ज़्यादा महंगा होता है हाइड्रोजन इनरिच्ड CNG। केमिकल फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्री है, रिफाइनरी है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। हमारे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, केमिकल और पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में। मतलब कि जो अमोनिया है ना, अमोनिया को बनाते हैं और ये अमोनिया फिर यूज़ किया जाता है खाद बनाने में। चलो अब देखते हैं हम लोग, हमारे यहाँ भारत में सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX कहते हैं उसको। ये पूरे भारत में ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेड में। जो REC है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है, और सेविंग सर्टिफिकेट है, इसकी भी ट्रेडिंग होती है। एक टॉपिक पढ़ना है हमको, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। ये क्या होता है? देखो, जो भी एनर्जी सप्लायर है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूसर है, उसको कहा जाता है कि आप इतना % एनर्जी रिन्यूएबल वाला खरीदिए। मतलब कि मोटा मोटी मान लो कि अगर आप 80% एनर्जी खरीदते हैं कोयला से बना हुआ, तो आपको जो 20% एनर्जी है वो खरीदना पड़ेगा सोलर वाला। समझ गए? ये उनके लिए होता है जो कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना? ये जो बिजली है वो खरीद लिया और खरीद करके उसने वो बिजली आपको बेची, आपके घर तक लेकर के आए तार के ज़रिए। तो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के ज़रिए होता क्या है कि जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, उन पर ये ऑब्लिगेशन आता है कि वो एक सर्टेन % ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से खरीदेंगे। जैसे कि मैंने कहा था ना कि कुसुम स्कीम के अंतर्गत जो किसान होते हैं वो बिजली बेच सकते हैं, जो बनाया हुआ होता है उन लोगों ने। अब जो आपका RPO है उसको कैटेगराइज किया जाता है सोलर में और नॉन सोलर RPO में, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी तो विंड वाला भी है
हाइड्रो वाला भी है। तो सोलर का आरपीओ अलग है और नॉन सोलर का मतलब विंड वगैरह का आरपीओ अलग अलग काउंट किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट क्या है। मान लो कि मैंने 100 यूनिट एनर्जी बेची। क्या किया हमने? 100 यूनिट एनर्जी बेची। तो 80 यूनिट हमने खरीदा कोयला वाला बिजली और 20 यूनिट हमने खरीदा सोलर वाला बिजली। मान लो कि मेरे पास मेरे एरिया में कोई सोलर से बिजली बनाने वाला नहीं है, तो हम कहाँ से लाएंगे बिजली सोलर वाला? तो हम करेंगे क्या कि जो 20 यूनिट वाला जो बिजली है उसको हम सर्टिफिकेट के रूप में खरीद लेंगे किसी दूसरे से। समझ गए बात? मतलब कि अपना कोटा पूरा करने के लिए हम लोग एक सर्टिफिकेट खरीद लेंगे कि हमने इतना बिजली खरीदा है रिन्यूएबल एनर्जी से। वो सर्टिफिकेट कहलाता है REC। अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसका सेल गिर गया था। क्लियर बात है? ये एक मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है ताकि जो लोग रिन्यूएबल एनर्जी से बनाते हैं बिजली उनको एक इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए, उनके लिए एक मार्केट क्रिएट किया जाए। अगर आप 1 मेगावाट आवर का बिजली बनाते हैं तो एक सर्टिफिकेट, एक REC पैदा होता है। मान लो कि आपको 20 मेगावाट आवर का बिजली बनाना था सोलर से, तो आप 20 REC खरीद लेंगे ना, तो आपका कोटा पूरा हो जाएगा। अब ये REC है किसके पास? आप किससे खरीदेंगे? जो किसान बिजली बना रहा था, अगर उसने 20 मेगावाट आवर बिजली बना दी तो उसके पास 20 सर्टिफिकेट हो गया, है ना। अब उस किसान से आप इस 20 सर्टिफिकेट को खरीद सकते हैं। समझ के बात? तो एक तो उसने बिजली बेच के पैसा कमाया, दूसरा उसने सर्टिफिकेट बेच के पैसा कमाया। बात समझ रहे हो यहाँ पे? तो ये होता है इसलिए ताकि हम सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सकें। ठीक है, इस REC को जो एक्सचेंज होता है वहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जो जितना बोली लगाएगा उसको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका IEX है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का रियल टाइम ट्रेड किया जाता है। आपको दिन में 48 बार ऑक्शन होता है, हर आधे घंटे पर यह ऑक्शन होता रहता है। बेनिफिट क्या होता है? जो एनर्जी प्रोड्यूसर हैं वो अपना सरप्लस एनर्जी बेच सकते हैं। ठीक है, जिनको भी ज़रूरत होता है उनको बेच सकते हैं। अगर खरीदने वाले को कोई शॉर्टेज है तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसका यूज़ बढ़ेगा, इसको प्रमोशन मिलेगा और ओवरऑल ग्रिड का जो एनर्जी सिक्योरिटी है ना वो इम्प्रूव होगा। मतलब कि ग्रिड के पास ऑप्शन होगा कि हम एनर्जी कहीं से भी ले सकते हैं, रिन्यूएबल वाला भी और नॉन रिन्यूएबल वाला भी। चलो अब हम आते हैं NGT पर। NGT का 10 साल पूरा हुआ 2020 में। NGT एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है, जो कि NGT एक्ट 2010 के ज़रिए बनाया गया। ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी है और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। मतलब कि ये क्या होता है? क्वासी जुडिशियल का मतलब ये होता है कि वो जुडिशरी का पार्ट नहीं है। क्या है ये? जुडिशरी का पार्ट नहीं है, मगर जजमेंट देता है, जजमेंट देता है। जैसे कि NGT का ऑर्डर पास होता है ना, जुडिशरी का तो पार्ट नहीं है मगर फिर भी ऑर्डर पास करता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं क्वासी जुडिशियल। वैसा ही इलेक्शन कमीशन भी कई मामलों में एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्योंकि ये भी एक डिसीजन लेता है किसको मान्यता मिलनी चाहिए, किसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, ये सब डिसाइड करता है EC। मान लो कि कोई इलेक्शन डिस्प्यूट है, वहाँ पर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इसका काम ये होता है कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज हैं, आपके जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉज हैं, उनको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर कोई केस आता है इन लॉ के वायलेशन का तो उस केस को ये सुनता है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करता है। मतलब कि ये जो हमारा जुडिशरी है उसमें जो रिजिड एविडेंस का एक प्रोसीजर है कि एविडेंस ऐसा होना चाहिए जो एकदम
सेफ हो, मतलब कि उसमें कोई डाउट ना कर सके, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर न्याय करने के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, नई दिल्ली इसका मेन सेंटर है, मगर इसका जो अलग अलग बेंच है वो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई यहाँ पर भी बनाया गया है। अब एनजीटी का जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा है? वाटर पोल्यूशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, एयर प्रिवेंशन एक्ट और वाटर सेज वाला एक्ट। ठीक है ना, तो इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी क्लास ले लिया है। एक कानून वाला जो एक्ट वाला हमारा जो क्लास है ना, वह हमने सब कुछ बताया है कि ये सारे जो कानून हैं उसके बारे में, इस कानून के अंतर्गत कौन सी बॉडीज़ बनाई गई है उसके बारे में मैंने बताया है, तो इसको देख लीजिएगा। तो अगर कोई केस फाइल होता है जहाँ पर यह कहा जाता है कि ये वाले लॉज वायलेट हुए हैं, तो एनजीटी उस केस को सुनेगा। अब आते हैं हम लोग टेन्योर पे। जो एनजीटी के मेंबर हैं उनका टेन्योर होता है 5 साल का, और वो मेंबर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। सोचिए अगर क्या होगा अगर वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, तो उनको ये लगेगा ना कि सरकार के खिलाफ अगर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सरकार के खिलाफ अगर जजमेंट नहीं देंगे, तो सरकार हमको दोबारा अपॉइंट करेगा, मतलब हम पे कुर्बा बरसाएगा। तो इसी कारण से ये कानून में ही कह दिया गया है कि आपको रीअपॉइंट इसके नहीं किया जाएगा, इसलिए आप कोई उम्मीद मत रखिए, आप निर्णय बढ़िया से दीजिए, जजमेंट बढ़िया से दीजिए। यहाँ पर एक चेयरपर्सन होता है जो सुप्रीम कोर्ट का एक जज हो सकता है या फिर हाई कोर्ट का एक जज हो सकता है। यहाँ पर सीजेआई के साथ कंसल्टेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगा। ठीक है, इनके साथ साथ जुडिशल मेंबर्स और जो एक्सपर्ट मेंबर हैं वो भी होते हैं, इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। क्लियर बात है। अब एनजीटी के पावर्स देखते हैं। इनको अपने खुद को प्रोसीजर को रेगुलेट करने का अधिकार है, मतलब कि एनजीटी कैसे काम करेगा ये खुद एनजीटी ही तय करेगा। इसमें सिविल कोर्ट का एक पावर है, मतलब कि अगर एनजीटी ने कह दिया किसी सरकारी ऑफिसर से कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सरकारी ऑफिसर को वो डॉक्यूमेंट जा करके देना पड़ेगा। समझ गए। अगर कोई अपील एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, और वो 90 दिनों के भीतर अपना जजमेंट देगा। मैंडेटेड टू डिस्पोज एप्लीकेशन और अपील विद इन 6 मंथ, मतलब फाइल करने के 6 महीने के भीतर आप उस जो केस है उसका निर्णय दे देंगे। एनजीटी अपने ऑर्डर के जरिए कंपनसेशन दे सकता है, रिलीफ दे सकता है, जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसको वो रिस्टोर भी करवा सकता है। अगर आपने एनजीटी का ऑर्डर नहीं फॉलो किया तो आपको मिल सकती है 3 साल की सज़ा या फिर 10 करोड़ रुपए तक का फाइन, इंडिविजुअल के लिए, और कंपनी के लिए 25 करोड़ रुपए तक का फाइन। ठीक है ना, ये मैक्सिमम होता है, मतलब डिपेंड करता है एनजीटी पर कि वो कितना वो लगाते हैं फाइन आप पे। अब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल की संख्या बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि आपके शहरों में जो ई रिक्शा है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब समस्या मेन आती है चार्जिंग पॉइंट की। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या और तेज़ी से बढ़ेगी जब हमारे यहाँ चार्जिंग पॉइंट ज़्यादा हों। समझ गए। कुछ लोग होते हैं जो डेली उनको कम्यूट करना होता है, डेली कहीं ना कहीं आना जाना होता है, तो वैसे लोगों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही बढ़िया है। रात में चार्जिंग पे लगा दीजिए और सुबह में आप जा सकते हैं, ना खर्चा पेट्रोल का ना कुछ का। वैसे भी तेल का दाम 100 रुपये से पार हो चुका है। तो सरकार ने ये कहा है कि हम 69,000 पेट्रोल पंप के अंतराल पर, मतलब उतने के बीच में एक चार्जिंग पॉइंट हम लगाएंगे, ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, उनको प्रमोट कर सकें कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए, हम चार्जिंग पॉइंट आपको दे रहे हैं। दूसरी बात, सरकार ने कई सारे और कदम उठाए हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर जीएसटी केवल 5% लगेगा। क्या होगा? जीएसटी केवल 5% लगेगा। जो खाने वाली सामग्री जैसे कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा, उस पर भी 5% ही जीएसटी लगता है। जो बैटरी कॉस्ट है उसको डीलिंक कर दिया गया है
2-3 व्हीकल का जो कॉस्ट है उससे, क्योंकि गाड़ी में इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट होता है ना वो बैटरी का ही होता है, क्योंकि बैटरी काफ़ी हैवी लगी हुई होती है। भारत सरकार ने एक फेम इंडिया स्कीम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, हाइब्रिड व्हीकल हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसको प्रमोट किया जाएगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी सरकार दे रही है। ये क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एक स्कीम है जिसके तहत सरकार जिस भी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती है उस इंडस्ट्री को इंसेंटिव देती है अलग से। फॉर एग्जांपल, मान लो कि हमको भारत में मोबाइल फ़ोन का इंपोर्ट कम करना है, चाइनीज़ फ़ोन का इंपोर्ट कम करना है, तो कह रहे हैं क्या, डोमेस्टिक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर हैं उनको हम लोग इंसेंटिव देंगे कि आपको हम टैक्स में छूट देंगे, आप काम करो, आप मोबाइल फ़ोन हमारे देश में ही बनाओ। समझ के बाद इसके बाद इसरो ने जो आपका लिथियम आयन बैटरी का टेक्नोलॉजी है उसको इंडिजनाइज किया है, मतलब कि जो हमारा स्वदेशी तकनीक है ना इसको कमर्शलाइज कर दिया है। मतलब कि लिथियम आयन बनाने में जो लगने वाला टेक्नोलॉजी है वो अब स्वदेशी कंपनियां यूज़ करके हमारे भारत में ही इन सब बैटरीज को प्रोड्यूस कर पाएंगी। मगर समस्या आती है लिथियम की। लिथियम अब कहाँ से लेकर के आएंगे? लिथियम लाना पड़ेगा ना। तो एक लिथियम ट्रायंगल है साउथ अमेरिका में। क्या है? लिथियम ट्रायंगल है साउथ अमेरिका में, उसमें 3 देश हैं। आपको उन तीनों देशों का नाम बताना है। बताने का मैं बता दूं, मगर वही बात है कि मैं बताऊंगा यहाँ से, तुम सुन लोगे, यहाँ तुम सुन के यहाँ से तुम निकाल दोगे। समझ के बाद तो अगर तुम गूगल सर्च करते हो तुमको बातें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। बताओ वो 3 देश कौन से हैं जो लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज में आते हैं। ठीक है। अब फेम इंडिया स्कीम, इस स्कीम को शुरू किया गया था नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के अंतर्गत। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है ना उसके तहत यह स्कीम शुरू किया गया था 2015 में ही। ठीक है। और जो प्लान है वो बाद में बनाया गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का, हाइब्रिड व्हीकल का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रमोट किया जाता है। व्हीकल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं ताकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल और ज़्यादा संख्या में चलें और हम लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, कार्बन एमिशन कम हो और हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाए। ठीक है। तो ये कई सारे स्टेज में चला है, फेज़ 1, फेज़ 2, 2 स्टेज में चला है ये वाला। अगला हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। भारत में जैसे कि पूरी दुनिया का जो 30% जो प्रोड्यूसर वो भारत में पाए जाते हैं। भारत का जो सिक्किम राज्य है वो पूरी दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। भारत से जो मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं उसमें चाय, मेडिसिनल प्लांट, चावल, दलहन, सोयाबीन और सीसम है। ठीक है। भारत ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत जो एरिया आता है, एरिया के टर्म्स में 9वें नंबर पर आता है। मतलब कि हमारा करीब 57 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत आता है। कई सारे हमारे इलाके हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं मगर वहाँ पर मार्केट नहीं है। ऑर्गेनिक खेती में जो फसल उगता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है मगर बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, तो उसका मार्केट हमारे ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो किसानों को उतना मुआवजा नहीं मिल पाता। मेहनत करेंगे ज़्यादा और मिल रहा है वही सब जो खाद दवाई सब पैदा होता है, तो क्यों किसान पैदा करेगा वैसा फसल। तो इसी कारण से हमें प्रोवाइड करना चाहिए एक मार्केट इसके लिए, ऑर्गेनिक जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। समझ गए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड हैं, ग्रोथ रेगुलेटर हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। बहुत ही कम, जैसे कि इसका यूज़ हम लोग अवॉइड करते हैं। हम लोग मेनली डिपेंड करते हैं क्रॉप रोटेशन पर, क्रॉप रेसाइडियो पर, एनिमल का जो मैन्योर होता है जैसे कि गोबर का खाद होता है उसको यूज़ करते हैं, जो हरे खाद होती है उसको यूज़ करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल वाला नहीं, बायो फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं। और बायो फर्टिलाइज़र के रूप में कई सारी जो चीज़ें हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में। अब सरकार ने कई सारे जो इनिशिएटिव हैं वो शुरू किए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जैसे कि एक है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसको नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उसके अंदर शुरू किया गया है, जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए जो सस्टेनेबल मॉडल्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा। किसानों में जो टेक्निकल नो हाउ है वो स्प्रेड किया जाएगा ताकि वो लोग भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट है वो किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। और एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाया गया है जैविक खेती, जो
किसानों को जो रिटेलर हैं उनसे जोड़ता है, जो बल्क बायर है ना उनसे जोड़ता है, ताकि एक नया मार्केट डेवलप हो। अब बात यह है कि किसान अगर ई कॉमर्स के ज़रिए बेचना जानता तो वो खेती क्यों करता? इतना अगर उसके पास नॉलेज होता तो खेती नहीं करता। खेती करने में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा काम है जहाँ पर शुरू करने से अंतिम तक, मतलब बुआई से कटाई मार्केटिंग तक ज़्यादा रिस्क है, सब बहुत ज़्यादा रिस्क है। इसी कारण से काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो खेती छोड़ रहे हैं। मगर अभी कोरोना के टाइम में जब फॉर्मल जॉब जा रही है, जब सिविल सेक्टर की जॉब जा रही है, तो फिर से लोग किसानी की तरफ लोग लौट रहे हैं। और जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो इसमें बढ़ जा रहा है। मतलब कि जितना लोग होना चाहिए था खेत में उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं और जो पॉपुलेशन प्रेशर है खेती में वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इतने के बाद आपको करना क्या है, जो करंट अफेयर की मैगज़ीन होती है वहाँ से आपको इन्वायरमेंट का करंट अफेयर पढ़ लेना है, या तो जो पेटेंट एक्सपेंशन है उसको पढ़ लीजिए। अधिकांश फैक्चुअल बातें हैं, कुछ समझाने लायक इसमें है नहीं। जो टॉपिक है वो हमने आपको समझा दिया है 10 लेक्चर के ज़रिए, और आपको बस पढ़ना है और रिवाइज करना है उसको। मॉक खूब सॉल्व कीजिए, इन्वायरमेंट का कम से कम 4 से 5 मॉक सॉल्व कीजिए, चाहे वो विजन का हो, चाहे वो इनसाइट का हो, किसी का भी हो, हमारे मॉक हो वो सॉल्व कीजिए। और ध्यान से सवाल जब सॉल्व करते हैं तो उस टॉपिक को तैयार करने की कोशिश किया कीजिए कि ये टॉपिक हम लोग तैयार कर लिए, एक सवाल सॉल्व करके उस पर दोबारा आपका आंसर गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।